हैं पीटी 365 के बारे में, पॉलिटी के बारे में। ये 2022 की है। पीटी 365 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है जून में, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसमें हम आज जो कवर करेंगे वो पहला जो है इश्यूज़ जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें 9 टॉपिक है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एक साल के पूरे करंट अफेयर्स है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला जो न्यूज़ है वो है लोकल रिजर्वेशन जो प्राइवेट सेक्टर में है। हरियाणा गवर्नमेंट ने चैलेंज करा है सुप्रीम कोर्ट में, जो ऑर्डर पास हुआ है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, उसको चैलेंज करा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो बेसिकली रोकती है 75% कोटा रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स में जो है लोकल्स के लिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 का जो आया था 2020 में, वो 2022 में आया था इन फोर्स में। और हरियाणा पहली स्टेट नहीं है जिसने ये मूव करा है, या जिसने 75% मतलब जिसने रिजर्वेशन दिया है। तो महाराष्ट्र ने दिया है, 2019 में दिया था शायद, 18-19 में। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट ने दिया था, जो बेसिकली रिजर्व करती है प्राइवेट जॉब्स लोकल्स के लिए। ये एक हर्डल भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सन ऑफ द सॉइल एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो लोग उस स्टेट में रह रहे हैं उनके लिए कुछ करना वाला कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है। 2020 में अनाउंसमेंट हुई थी मध्य प्रदेश की सरकार ने कि वो रिजर्व करेंगे जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, चिल्ड्रंस ऑफ द स्टेट। तो ये एक क्वेश्चन उठाता है राइट टू इक्वालिटी, जो एक फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 14। कि एक तरफ तो आप आर्टिकल 14 दे रहे हो जहाँ पे सबकी बराबरी होनी चाहिए, बट देन एट द सेम टाइम आप कुछ लोगों के लिए रिजर्व कर रहे हो जो स्टेट में रह रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या क्या है। पहला आर्टिकल 16 जो गारंटी करता है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो डिस्क्रिमिनेट ना करे किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ। क्लॉज 2 भी जो है आर्टिकल 16 का, वो भी ये कहता है कि सिटीजन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट इत्यादि, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रोविज़न है सप्लीमेंट होता है अदर प्रोविज़न में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करता है इक्वालिटी। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है जो कि एक्सेप्शन पे आता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3। एक एक्सेप्शन है जहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो इस लॉ को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एक रिक्वायरमेंट जो रेजिडेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए पर्टिकुलर स्टेट में। ये पावर जो है ये होली आपका पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट ही कर सकता है कि अगर उन्हें करना है तो। व्हाई डज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल। यहाँ पे आप देखो, इंडिया एक कॉमन सिटीजनशिप है जो सिटीज़न को लिबर्टी देता है कि वो फ्रीली मूव अराउंड कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में। और जो रिक्वायरमेंट है प्लेस ऑफ बर्थ की या रेजिडेंट, वो एक क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती जो ग्रांट करती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। अब जुडिशरी स्टैंड क्या है इस इशू पे। तो यहाँ पे 4 केस लॉज है, 2019 का भी है और 1984 का भी है। 1984 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है। ये बेसिकली आपका कोर्ट ने ये एक्सप्रेस करा था कि पॉलिसी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, बट ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करता कि डिफरेंट जो डायमेंशन या चीज़ें होती है राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की। 1995 में सुनंदन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये अफर्म करा था, जो ऑब्जर्वेशन है प्रदीप जैन की, कि वो स्ट्राइक डाउन करेगी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी में जो 5% की एक्स्ट्रा वेटेज देती है और कैंडिडेट जो पढ़ रहे हैं तेलुगु में एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट करा था अपॉइंटमेंट जो गवर्नमेंट टीचर्स का है राजस्थान में,
जहाँ पे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने प्रेफरेंस दी थी उन लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा था नोटिफिकेशन जो यूपी एसएससी ने निकाली थी, जो बेसिकली प्रेफरेंस देती है वुमेन जो यूपी की ही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, कुछ केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा एक्सटेंशन किसके टर्म का, जस्टिस रोहिणी कमीशन बाय 6 मंथ्स। ओबीसी का रिजर्वेशन का बैकग्राउंड आप देख लो ना, यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में दिखा रखा है। 1953 में स्टार्ट होता है फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ये सेटअप करती है 1953 में काका कालेकर की कमेटी है। फिर 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है जो बीपी मॉडल के अंदर आता है। फिर 27% रिजर्वेशन आता है 16 क्लॉज 4 के अंदर। और इसी ईयर में आपका इंदिरा स्वामी की जजमेंट होती है जो बेसिकली एक क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है जो इन्वोक होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है कि 8 लाख से अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा रिजर्वेशन के लिए। क्रीमी लेयर बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट आया था नतम कमेटी या कमीशन जो है 1971 में जो आया था उसके बेसिस पे है। प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होती है तो आप उसको देख लो ना। और क्या कंडीशन लाए थे रिजर्वेशन के लिए वो इंदिरा स्वामी में, जो कि हुआ नहीं था, कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे 50% कैप था और रिजर्वेशन नहीं होगा प्रमोशन में, और रिजर्वेशन जो है SEBC कमेटी की क्लासेस के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जस्टिस रोहिणी कमीशन में जो यूनियन का गवर्नमेंट है उनने एक 4 मेंबर कमीशन बनाया जिसको हेड कर रहा है जस्टिस जी रोहिणी 2017 में। और किस आर्टिकल के तहत बनाया था, आर्टिकल 340, जिसका एम ये था कि इम्प्रूव करते हैं इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अमंग ओबीसी। ओबीसी एक कलेक्टिव टर्म है जो बेसिकली गवर्नमेंट क्लासीफाई करती है कास्ट को जो कि एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज है, ओबीसी जिसे बोलते हैं। आर्टिकल 340 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ले डाउन करता है कंडीशन जो अपॉइंटमेंट की बात करता है कमीशन, और इन्वेस्टिगेट करता है कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा मैंडेट करता है कमीशन को कि वो एक्सटेंड कर रहा है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। 27% रिजर्वेशन जो जॉब्स में एजुकेशन में है और जो बड़े सारे कास्ट में है कम्युनिटीज़ में है, और रेफर करता है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में भी। वर्कआउट करता है मैकेनिज्म क्राइटेरिया नॉर्म्स पैरामीटर साइंटिफिक अप्रोच में जो सब कैटेगराइजेशन करता है ओबीसी का। और ये जो कमीशन है बेसिकली डिवाइड करता है ओबीसी को 4 सब कैटेगराइजेशन नंबर में 1, 2, 3, 4, और इसका स्प्लिट कैसे है 27% में 2, 6, 9, 10 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है आप देख सकते हो कि एनसीबीसी जो है, एनसीबीसी के बारे में समझ लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी थी, पहले स्टैचुटरी बॉडी थी 1993 में, ठीक है। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 102 का, जिसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन गई थी। और ये आर्टिकल 338B के तहत बनी थी कि ग्रीवेंसेस क्या हैं यहाँ पे इन केस ऑफ ग्रीवेंसेस जो रिलेटेड है। तो नॉन इम्प्लीमेंटेशन होता है रिजर्वेशन का, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, वायलेंस का, पीपल जो है कमीशन में मूव करेंगे, इंक्वायर करेंगे कंप्लेंट्स डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर आपको और देखना है तो ये देख सकते हो कि 11 स्टेट्स और यूटी जो स्लैश में है यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट, आपका तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सारी आप देख सकते हो। यहाँ पे मोस्टली जो है स्टेट्स हैं और कुछ यूटीज़ हैं, उसमें ये सब कैटेगराइजेशन होता है ओबीसी का रिजर्वेशन का स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ओन जो है। डेवलपमेंट क्या है 102 अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 102 अमेंडमेंट एक्ट पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इसमें दे रखी है। एक तो है आर्टिकल 338B यहाँ पे इंसर्ट करा गया था, और आर्टिकल 342A इंसर्ट करा गया था। तो आर्टिकल 338B क्या बोलता है, ये स्ट्रक्चर देता है, ड्यूटी देता है एनसीबीसी को, जो हमने पहले देख लिया है, ठीक है, ऊपर जो बॉक्स में दिया है। फिर आपका आर्टिकल 342A, इसमें 2 क्लॉज है जो प्रेसिडेंट और के पास पावर है कि नोटिफाई कर सकता है कोई भी जो क्लास है एससीबीसी का, पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो ऑल्टर कर सकता है सेंट्रल एससीबीसी लिस्ट को।
यहाँ पे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने ये एक फ्रेम करा एक अमेंडमेंट जो आर्टिकल 342A है। 127 अमेंडमेंट है जो इंट्रोड्यूस करता है थर्ड क्लॉज को। तीसरा क्लॉज क्या है यहाँ पे, वो है कि वो जो बेसिकली रिस्टोर कर सकता है पावर स्टेट्स के, कि वो मतलब यहाँ पे स्टेट्स को पावर दिया है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओबीसी को अपनी लिस्ट में, ठीक है, जो रिस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास फ्री है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कौन सी कास्ट जो है ओबीसी की लिस्ट के अंदर आएंगी। सेपरेट ओबीसी लिस्ट जो है ड्रॉ होती है सेंटर और हर स्टेट कंसर्न से सिंस 1993। यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 15 क्लॉज 4 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4 जो एक्सप्रेसिवली कंफर्म करते हैं पावर ऑन द स्टेट की वो आइडेंटिफाई करते डिक्लेयर करें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है मराठा रिजर्वेशन में, उसमें ये हेल्ड करा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकता है कोई भी कम्युनिटी को एज ओबीसी, दैट टू जो सिर्फ रिकमेंडेशन की बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिमार्क करा था कि फ्यूचर में एक सिंगल लिस्ट होगी ओबीसी की जो सिर्फ प्रेसिडेंट इशू करेगा और रिकमेंडेशन किसका होगा, एनसीबीसी का, जो आर्टिकल 338B में है। अदर न्यूज़ में क्या है, यहाँ पे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको कोटा मिलेगा ऑल इंडिया कोटा से स्कीम से जो मेडिकल कोर्सेज पे है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है अनाउंस करती है 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, 10% कोटा जो है ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, AIQ स्कीम के लिए जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टेट रन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पे है। AIQ स्कीम जो है इंट्रोड्यूस हुई थी 1986 में, डोमिसाइल फ्री है, मेरिट बेस अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी स्टेट्स में जो स्टडी कर रहे हैं कुछ कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में। 15% जो है UG सीट्स है, 50% PG सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। इनिशियली रिजर्वेशन नहीं था AIQ स्कीम में 2007 तक। 2007 के बाद रिजर्वेशन जो है SC को मिलता है 15% और ST को मिलता है 7.5% इस स्कीम के तहत। आर्टिकल 15 और स्पेशल प्रोविजन जो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये बात करता है कि कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो स्टेट कर सकती है SEBC क्लासेस के लिए या ST ST के लिए फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 27% रिजर्वेशन देता है ओबीसी को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो इम्प्लीमेंट हुआ है 2006 से 7 तक, 7 से मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बट ये इंक्लूड नहीं करता मेडिकल और डेंटल कोर्स सीट अंडर द ऑल इंडिया कोटा फॉर ओबीसी इन द स्टेट। 2019 में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत 10% रिजर्वेशन EWS को मिलता है जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, और ये इंसर्ट हुआ था आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्लॉज B के अंडर। बट ये एक्सक्लूड करता है मेडिकल और डेंटल कोर्सेज जो कि ऑल इंडिया कोटा फॉर EWS पे आता है, ठीक है। अब रिजर्वेशन ओबीसी का बात करते हैं लोकल बॉडी पूल्स में, ठीक है। तो सेंटर एक रिव्यू पिटीशन मूव कर रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो अलाउ करता है पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी का लोकल बॉडीज़ में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फॉर द टाइम बिंग टिल जो स्टेट से कंप्लाई करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया भी होगा। तो पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था 27% जो रिजर्वेशन है वो स्ट्राइक डाउन करेंगे इन फेवर ऑफ ओबीसी लोकल बॉडीज़ में, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने करी थी। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था, ये बेसिकली कृष्णमूर्ति जजमेंट में बेस्ड था और स्ट्रेस करते हैं बैरियर्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो कि कैरेक्टर नहीं है, सेम कैरेक्टर नहीं है एज अ बैरियर, जो लिमिट करता है एक्सेस देता है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को। ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या आता है, सेटिंग अ डेडिकेटेड कमीशन जो कंडक्ट करता है कंटेम्परस रिगरस एम्पेरिकल इंक्वायरी इसके नेचर में इम्प्लीकेशन पे बैकवर्डनेस के जो रिगार्ड करता है लोकल बॉडीज़ में विद इन द स्टेट। स्पेसिफाई करता है प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोविजन लोकल बॉडी वाइज जो कि रिकमेंडेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन जो है एक्सक्लूड नहीं करता एग्रीगेट 50% ऑफ द सीट जो रिजर्व होती है SC ST और OBC में, ठीक है। अच्छा की हम बात करें तो रिसेंटली केशवानंद भारती केस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि जो इसकी केशवानंद भारती जी है वो उनकी मृत्यु हो गई है, इसी वजह से ये न्यूज़ में। केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन करा था बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है,
जो केस है डील आउट करता है पिटीशन अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट, चैलेंज करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट अंडर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963, वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को जो इंश्राइन है आर्टिकल 25, 26, 31 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। जो केस है वो 13 जजेस की बेंच में उन्हें सुनाया गया था, लार्जेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म हुआ गया। इसके अलावा जो स्कोप है केस का वो एक्सपैंड कर दिया है। यह इंटरप्रिटेशन की बात करता है गोलकनाथ केस का, आर्टिकल 368 की बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वैलिडिटी की बात करता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 2 जो है 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 29th CAA की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या है, तो कुछ प्रिंसिपल है जो प्रेजेंटली है बेसिक स्ट्रक्चर के, जैसे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, एसेंशियल फीचर जो है आपका इंडिविजुअल फ्रीडम है जो सिक्योर करता है सिटीजन को, बिल्ड करता है वेलफेयर स्टेट को, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी बिटवीन FR मतलब फंडामेंटल राइट्स और DPSPs, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल जो है आपका फंडामेंटल राइट्स के जो है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं आर्टिकल 32, 136, 141, 142, पावर हाई कोर्ट का आर्टिकल 226, 227। यहाँ पे अगर बात करें एवोल्यूशन की जो डॉक्ट्रिन है इसका बेसिक स्ट्रक्चर का, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 1951 में शंकरी प्रसाद केस हुआ है और संजन सिंह केस भी यहाँ पे हुआ है। पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कोई भी पार्ट का जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी आता है, 51 लगा लो आप शंकरी प्रसाद का। फिर सज्जन सिंह का जो केस है 1965 का, उसके 2 साल बाद गोलकनाथ का केस आता है जिसमें आर्टिकल 368 जो है उसमें ये बोलता है कि अमेंड जो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते पार्लियामेंट के द्वारा, ये गोलकनाथ केस में कहा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले केस में कहा है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है, सज्जन सिंह में और शंकरी प्रसाद में। 1971 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका, यहाँ पे आप ये देखो 1971 में क्या होता है, तो CA यहाँ पे पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 25th होता है जिसमें सेक्शन 2 बात करता है कर्टेल करता है राइट टू प्रॉपर्टी, कंपनसेशन होती है। सेक्शन 3 क्या है, प्रेसिडेंट है DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स, जो कि टुक अवे होता है यहाँ पे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे 39B है, 29C है। फिर आपका केशवानंद भारती केस जो है इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ थॉट जो है मेंटेन करता है और सदन करता है सब्सिक्वेंट जजमेंट, जैसे मिनरवा मिल केस हो गया, SR बोबाई केस हो गया और IR केलोहा केस हो गया। तो ये करंट केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं UPSC के पर्सपेक्टिव से। केशवानंद भारती केस की बात करें तो यह हेल्ड करता है वैलिडिटी 24th अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये 24th में बोला गया है अमेंडमेंट में, ठीक है। इसमें लेकिन कंडीशन ये है कि अमेंडमेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता ना डैमेज कर सकता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चरिंग बेसिक डॉक्ट्राइन है, स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, उसको ये तोड़ नहीं सकता, बाकी अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमने देख लिया ऑलरेडी। करेक्टेड जजमेंट ऑफ गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था आर्टिकल 368 में, कि कंटेंट करता है पावर्स जो आपका प्रोसीजर है जो अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। अमेंडिंग पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स जो है डिफरेंट होती है। इसमें अदर जजमेंट में 25th और 29th अमेंडमेंट एक्ट भी है और उसको अपहेल्ड करता है, एक्सेप्ट जो पार्ट कर्टेल करता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी इसमें बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती, लेकिन उसको ये मानता नहीं है और ये असर्ट करता है कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये अमेंडेबल है। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक रिस्पॉन्ड करा एक PIL को जो 2019 में फाइल हुई थी कि इम्प्लीमेंटेशन UCC का एक मैटर है पब्लिक पॉलिसी
यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है इस रिगार्ड में, और ये इशू कर सकते हैं कोई भी कोर्ट। यूसीसी प्रोवाइड करता है वन लॉ फॉर एंटायर कंट्री, एप्लीकेबल रहेगा जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ है पर्सनल मैटर्स में, जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया। आर्टिकल 44 की बात करें तो यहाँ पे इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी का जो है आर्टिकल है, ठीक है, पार्ट 4 में आता है। ये ले डाउन करता है आपका स्टेट शैल एंडेवर सिक्योर कर सकता है यूसीसी को, जो सिटीजन के लिए होगी। यूसीसी की बात करें तो यहाँ पे क्या स्टेटस है, इंडिया के जो लॉ है अलाउ नहीं करती है, फॉलो करते हैं कि यूनिफॉर्म कोर्ट मोस्ट सिविल केसेस में, सच एज कॉन्ट्रैक्ट का जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सीपीसी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट और एविडेंस स्टेट्स। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट हो गई है, देयरफॉर कुछ मैटर्स में यहाँ पे डाइवर्सिटी है जो इस सेकुलर सिविल लॉज के अंदर है। रिसेंटली यहाँ पे बड़े सारे स्टेट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो गवर्न होंगे अंडर यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात है नोट करने के लिए, गोवा एकमात्र स्टेट है जिसने यूसीसी एक्सेप्ट करा है, अडॉप्ट करा इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैमिली लॉ, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करें यूसीसी का तो प्री इंडिपेंडेंस में की बात करते हैं तो लेक्स लूसी रिपोर्ट जो है 1840s की अक्टूबर के मंथ में आई थी। ये स्ट्रेस करती है इंपॉर्टेंस और नेसेसरी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए कोडिफिकेशन इंडियन लॉ का, जो कि क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट पे हो। ये रिकमेंड करती है पर्सनल लॉ जो हिंदू मुस्लिम के वो आउटसाइड होना चाहिए कोडिफिकेशन के। क्वीन 1859 प्रोक्लेमेशन प्रॉमिस करता है कि एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए रिलीजियस मैटर्स पे। BN राव कमेटी ने फॉर्म करा था जो क्वालिफाई करता है आपका हिंदू लॉ को, 1941 में हुआ था। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो हिंदू कोड बिल जो BR अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट करा था वो रिफॉर्म करता है हिंदू लॉज को, लीगलाइज करता है डिवोर्स को, अपोज करता है पॉलीगैमी को, और ये राइट्स देता है इनहेरिटेंस ऑफ डॉटर्स को। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये अमेंड करता है, कोडिफाई करता है लॉज जो रिलेटेड है इंटरस्टेट या अनविल्ड सक्सेशन जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख। हावेवर यहाँ पे सेपरेट पर्सनल लॉज हैं मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के और पारसीज के भी। यहाँ पे लैंडमार्क केसेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस है जो यूनिफॉर्मिटी लाते हैं। कोर्ट्स ये मतलब कहते हैं जजमेंट में, जैसे शाह बानो का हो गया 1985 का, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सल्लम मुदगल केस है 1995 का, और एक और केस है जो गवर्नमेंट देखती है यहाँ पे कि यूसीसी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करते हैं तो कर्नाटका लेजिस्लेचर असेंबली ने पास करा है कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, कॉमनली इसको बोलते हैं एंटी कन्वर्जन बिल। तो स्टेट्स जिसके पास एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, यहाँ पे 9 राज्य हैं या स्टेट्स हैं कंट्री में जहाँ पे लेजिस्लेचर जो है अनलॉफुल कन्वर्जन होता है। यहाँ पे ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एंटी कन्वर्जन लॉज की हिस्ट्री समझ लेते हैं तो ये प्री इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। ये इंट्रोड्यूस करा था हिंदू प्रिंसली स्टेट्स में ड्यूरिंग 1930-1940, प्रिजर्व करता है रिलीजियस आइडेंटिटी फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। एग्जाम्पल क्या है, रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट है, पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है 1942 का, उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट है 1946 का। बड़े सारे फेल्ड अटैम्प्ट्स हुए नेशनल लेवल पे। 1954 में इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन बिल इंट्रोड्यूस करा गया था। 1960 में बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की बात करता है। रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल है, इंट्रोड्यूस करा गया था 1979 में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल है, फिर यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट नहीं आ पाया था इसलिए फेल हो गई पार्लियामेंट्री सपोर्ट से। करंट स्टैंड क्या है, 2015 में लॉ मिनिस्ट्री ने ये स्टेट करा कि ये प्योरली स्टेट का मैटर है, ठीक है, और लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट की तरफ से वो आएगा नहीं इसके उस पर, ठीक है, विद द टेनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि एंटी कन्वर्जन जो है वो कम्प्लीटली स्टेट के डोमेन में है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट वर्डिक्ट्स समझ लेते हैं एंटी कन्वर्जन लॉज में। तो यहाँ पे केस हुआ था 1977 का। तो ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जो केस है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोर्ट ने अपहेल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अर्लीस्ट एंटी कन्वर्जन स्टेटस मध्य प्रदेश ओडिशा का
फ्रीडम टू प्रोपोगेट एक रिलीजन जो स्टिपुलेटेड आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 25 क्लॉज 1। ये ग्रांट नहीं करता फंडामेंटल राइट्स की को कन्वर्ट करे कोई भी पर्सन। हैंस जो बेंच है उनने रूल करा था एक प्रपोजिव कन्वर्जन होना चाहिए जो मतलब वो इन्फ्रिंज करेगा फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस को, जो गारंटीड है हर सिटीजन को। ठीक है, कि अगर आप ज़बरदस्ती करवा रहे हो कन्वर्जन तो वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस को हार्म कर रहा है, कहने का मतलब ये है। तो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो आते हैं आपके एंट्री 1 ऑफ लेस 2 ऑफ 7 शेड्यूल, जिसका मतलब है कि अवॉइड करना चाहिए डिस्टर्बेंस पब्लिक ऑर्डर में, प्रोहिबिट करना चाहिए कन्वर्जन एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में। ठीक है, आपका दूसरा है सरला मुदगल केस है 1995 का। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि कन्वर्जन जो इस्लाम का है वो वैलिड नहीं होगा अगर वो करा जा रहा है जो प्रैक्टिस करते हैं पॉलीगैमी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो कोर्ट हाईलाइट करता है कि नया एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होनी चाहिए आपकी ओवर द एक्ट्स ऑफ वायलेंस या थ्रेट। तो इन केस ऑफ इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज, तो ये इंपॉर्टेंट है, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फिर आपका लास्ट केस है एम चंद्र वर्सेस एम तंगु मुद्दू एंड अनदर केस जो है 2010 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करा था एक टेस्ट टू प्रूव करता है कन्वर्जन को। पहला यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा और सेकंड है कि एक्सेप्टेंस होगी कम्युनिटी में। ठीक है, तो इस न्यूज़ को ख़त्म करके दूसरी न्यूज़ पर आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो रिसेंटली तुलु स्पीकर्स ने डिमांड करा था ऑफिशियल स्टेटस, जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑफिशियल स्टेटस किस में? ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। ठीक है, जो इंक्लूड होगा 8 शेड्यूल में। तुलु के बारे में हम समझ लेते हैं। तुलु जो है द्रविडियन लैंग्वेज है जो बेसिकली 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। एक तो है दक्षिणा कन्नड़, एक है उडुपी ऑफ कर्नाटका, और ये आपका कासरगोड है केरला का। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका आता है पार्ट 17 में कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑफिशियल लैंग्वेज जो डील करता है आर्टिकल 343 351 तक। ठीक है, और 8 शेड्यूल में आर्टिकल 344 क्लॉज 1, आर्टिकल 351 जो आता है 17 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के। लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता ऑफिशियल लैंग्वेज डिफरेंट स्टेट्स के, और प्रेजेंट में यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है लैंग्वेज का जो इंक्लूड होंगे 8 शेड्यूल में। आर्टिकल 345 की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये बोलते हैं लेजिस्लेचर जो है स्टेट का वो लॉ अडॉप्ट करता है आपका 1 या उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस जो यूज़ करते हैं स्टेट में, या हिंदी की बात करता है एज अ लैंग्वेज, या जो लैंग्वेज यूज़ होगी कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है इसका इंक्लूजन का अंडर 8 शेड्यूल? तो रिकग्निशन है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नेशन के। फिर आपका साहित्य अकेडमी जो स्टार्ट करता है रिकग्नाइजिंग लैंग्वेज और बुक्स जो कि ट्रांसलेट कर सकता है किसी भी रिकग्नाइज इंडियन लैंग्वेज में। एमपी और एमएलए जो है कोई भी मतलब बोल सकता है लैंग्वेज में पार्लियामेंट की या स्टेट असेंबलीज की रिस्पेक्टिवली। कैंडिडेट्स लिख सकते हैं ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिविल सर्विसेज शेड्यूल लैंग्वेज में। तो ये इस चीज़ का सिग्निफिकेंस है। 22 लैंग्वेज है आपकी 8 शेड्यूल में। असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है कोऑपरेटिव से। तो रिसेंटली एक सेपरेट मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वो क्रिएट करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोऑपरेटिव्स क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल का जिसमें कॉमन नीड्स है जो ज्वाइन कर रहे हैं अटेनमेंट के लिए कॉमन इकोनॉमिक गोल्स या इंटरेस्ट के लिए। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव्स हैं। 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की 2011 की हम बात करें तो ये इंसर्ट करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C जो कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स। इंसर्ट करता है आर्टिकल 43B जो कि पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, DPSP में आता है। ये बोलता है कि स्टेट इंडेवर करता है कि प्रमोट करे वॉलंटरी फॉर्मेशन या ऑटोनॉमस फंक्शनिंग या डेमोक्रेटिक कंट्रोल या प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का होता है। पार्ट 9
बी बात करता है, जो इंसर्ट करता है, डील करता है इन कोऑपरेशन टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड या ऑफिस बेयरर्स या इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पार्ट 9 बी बात करता है, एक्सटेंड करता है आर्टिकल 243 ZH और आर्टिकल 243 ZT। इंडिया का सर फ्रेडरिक निकोलसन को बोला जाता है फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो सर फ्रेडरिक या हाँ, तो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको फादर बोला जाता है, मतलब उन्हें स्टार्ट करा था, कहने का मतलब ये है। सर फ्रेडरिक निकोलसन जो है उन्हें फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है उनको समझा था और मद्रास फरमाइन के बाद एक पब्लिश करा था रिपोर्ट 1895 में, जिसकी वजह से इस्टेब्लिश हुआ था एक कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसमें भी देख लो तो यहाँ पे डिड यू नो में आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है 1844 में आए थे बाय 28 वीवर्स। जो फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो इनिशिएट करी गई थी रॉबर्ट ओवन के द्वारा 1844 में, जिसका नाम रखा गया था रॉडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव सोसाइटी का था कि वो पुअर को बचाए, प्रोवाइड करते हैं लोअर प्राइस फ्रॉम द मार्केट, प्राइस एलिमिनेट करते हैं मिडिलमैन, सप्लाई करते हैं बेटर सर्विसेज मेंबर्स को। यहाँ पे बड़े सारे टाइप्स हैं कोऑपरेटिव वर्कर्स के। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हो गया, कोऑपरेटिव क्रेडिट हो गया, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो गया, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया। ठीक है, इसका आगे अगर हम बात करें तो गवर्नेंस में ये कोऑपरेटिव जो है स्टेट लिस्ट में फॉलो होता है 7 शेड्यूल के अंडर। कोऑपरेटिव फॉर्म होता है फंडामेंटल राइट्स के अंडर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रमोशन जो कोऑपरेटिव्स का ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टेड टू स्टेट मेंशन इन DPSP आर्टिकल 43 क्लॉज B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 का ये प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ का, जो कि ऑपरेशन के अंदर आता है मोर देन वन स्टेट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एनुअल करता है पार्ट ऑफ 97 अमेंडमेंट एक्ट, और पार्ट 9B है कॉन्स्टिट्यूशन का। 97 अमेंडमेंट एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास करा था विदाउट गेटिंग देम रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट डिक्लेयर करता है पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑपरेटिव होगा, और इन सो फार ये कंसर्न करता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें वो वेरियस स्टेट्स को देखता है और UT को भी देखता है। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नई न्यूज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OCI प्लान कर रहा है, वो चैलेंज कर रहा है होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन, जिसमें वो बात करता है कि एक रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल OCI, जिसमें जर्नलिस्ट और रिसर्चर नोटिफाई करता है एक्टिविटीज़ इंडिया में। तो इक्वेट करता है इंडियन डोमिसाइल OCI जिसमें विद द फॉरेनर्स। तो यहाँ पे फीस जो है बहुत ज़्यादा ही है अंडर NRI कोटा, जो कि अफोर्ड नहीं कर रहे बड़े सारे OCI। इंडियन डोमिसाइल OCI स्टूडेंट्स जो है डिप्रीव हो रहे हैं डोमिसाइल स्टेटस इंडिया में भी, और एज वेल एज कंट्री ऑफ देयर सिटीजनशिप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ कंपैरिजन में NRI और OCI में, तो कौन है NRI? तो NRI कौन है? एक इंडियन सिटीजन जो बेसिकली रिसाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया, और इंडियन पासपोर्ट उसके पास है लेकिन वो रह रहा बाहर की कंट्री में है, ये NRI है। OCI क्या है? जो पर्सन रजिस्टर्ड है एज अ OCI होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। OCI बेसिकली इंडियन ओरिजिन होते हैं बट उनके पास फॉरेन पासपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक तो NRI के पास इंडियन पासपोर्ट होता है बट OCI के पास फॉरेन पासपोर्ट होता है, पर वो इंडियन ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है जो NRI को मिलते हैं कि जितने भी बेनिफिट है अवेलेबल है इंडियन सिटीज़न को, वो नोटिफिकेशन है इशूड जो गवर्नमेंट करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, OCI के पास क्या बेनिफिट है? यहाँ पे मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है, जो विज़िट कर रहे हैं अगर मान लो इंडिया किसी पर्पज़ के लिए। एग्जाम्पशन मिलता है उनको रजिस्ट्रेशन में फ्रॉम एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। पैरिटी मिलती है विद NRI, यहाँ पे फाइनेंशियल इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड में मिलती है इनको पैरिटी, बट यहाँ पे एक्विजिशन पे नहीं मिलती एग्रीकल्चर या फार्म हाउस या कोई भी प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ में। और ये अलाउड होता है कि इनहेरिट करें एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ कोई भी कहीं से भी। इसके अलावा इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है इंडियन चिल्ड्रन का।
परस्यू करते हैं प्रोफेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट जो है। पैरिटी यहाँ पे इंटरनेशनल्स की है, जो आपका यहाँ पे एयर फेयर टैरिफ की बात करता है डोमेस्टिक ट्रैवल पे। एंट्री फी जो है यहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क या म्यूज़ियम पे रहता है। अब यहाँ पे बात आती है कैसे इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, NRI या OCI। तो NRI तो आराम से ले सकता है क्योंकि उसके पास पहले से ही है, मतलब उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो सिटीजनशिप आराम से मिल सकती है। बट बात आती है OCI की। अगर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से बात करूँ तो पर्सन जो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ OCI फॉर 5 ईयर्स और रिसाइड करना पड़ेगा इंडिया में फॉर 12 मंथ्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 की बात करता है ये आपका सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 डील करता है इस चीज़ पे। देख सकते हो जैसे एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप जो है बर्थ से हो सकती है सेक्शन 3, डिसेंट हो गया सेक्शन 4, रजिस्ट्रेशन हो गया सेक्शन 5, नेशनलाइजेशन हो गया सेक्शन 6। प्रिस्क्राइब करता है 3 तरीके जिससे आप लूज़ कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप: रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रिवेशन। सिटीजनशिप एक सेंट्रल सब्जेक्ट है और MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पीरियडिकली डेलीगेट करा है पावर्स की वो गैजेट नोटिफिकेशन के अंडर सेक्शन 16 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर कर सकता है। रिसेंटली 13 डिस्ट्रिक्ट 5 स्टेट्स के उन्होंने एम्पावर करा है कि वो ग्रांट कर सकते हैं सिटीजनशिप आपका सर्टन एप्लीकेंट्स जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये CAA के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। अब अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, लास्ट इसका चीज़ उसके बाद ख़त्म करते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें तो पहली सिटिंग हुई थी, कंप्लीट हुई है 75 ईयर्स में, ठीक है। CA मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये पहली बार मिले थे 1946 में, December 9। इम्पॉर्टेंट है, ये सेंट्रल हॉल में मिले थे पार्लियामेंट हाउस के, जो आज के टाइम का है। यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान भी इम्पॉर्टेंट है 1946 का, जो कंप्राइज करता है फ्रेडरिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और आपका AV अलेक्जेंडर, जिन्हें क्रिएट करा था CA का, ठीक है। असेंबली रिकग्नाइज हुई थी सेक्शन 8 ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के अंडर। कॉम्पोजिशन की बात करें तो मेंबर्स इनडायरेक्टली चूजन हुए थे ऑब्वियसली, और ये हुए थे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये स्कीम के हिसाब से काम कर रहे थे जो कैबिनेट मिशन ने बोली थी, ठीक है ना। यहाँ पे अरेंजमेंट की बात करें 292 मेंबर्स हैं जो इलेक्ट हुए थे थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, 93 मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन प्रिंसिपल स्टेट्स को, 4 मेंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविजन। टोटल मेंबरशिप जो है 389 का है। हाउएवर एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन अंडर माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हुई थी पाकिस्तान के लिए। रिप्रेजेंटेटिव जो है कुछ प्रोविजन का वो ख़त्म हो गया था इस मेंबर्स में। इस रिजल्ट इसके बाद क्या हुआ था, एक मेंबरशिप जो असेंबली की है वो रिड्यूस कर दी थी 299 तक। फर्स्ट सिटिंग की बात करें असेंबली की तो वो प्रिस्क्राइब करी थी सचिन नंदा सिन्हा जी ने, और 2 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया था, 2 साल 11 महीने और 17 दिन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा रिजर्वेशन प्रमोशन विद PWD की बात कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है सेंटर को कि वो इशू करे इंस्ट्रक्शन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर PWD। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो इशू कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 34 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और प्रिस्क्राइब करता है नॉट लेस देन 4% रिजर्वेशन जो पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करता है। PWD की बात करता है 2016 की, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है जो पर्सन जिसके पास आपका लेस देन 40% है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी को सर्टिफाइड है यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी के साथ। 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है इसके अंदर कवर्ड। लैंडमार्क केसेस की अगर हम बात करें तो सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जनवरी 2020 जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कहा था PWD की राइट टू रिजर्वेशन है प्रमोशन में भी, नॉट जस्ट इन रिक्रूटमेंट। हाउएवर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता सेंटर के द्वारा। नेशनल फेडरेशन जो ब्लाइंड केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपटीशन दे रखा है रिजर्वेशन का फॉर PWD, जो कि आता है ग्रुप ABCD। कंप्यूट करते हैं रिजर्वेशन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैडर स्ट्रेंथ के हिसाब से, आइडेंटिफाइड होते हैं, नॉन आइडेंटिफाइड पोस्ट के लिए होता है।
राजीव कुमार गुप्ता की केस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है गवर्नमेंट को कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं रिजर्वेशन PWD जितने भी आइडेंटिफाइड पोस्ट है ग्रुप A और B में। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था एक इंस्टीट्यूशन की राइट टू गवर्नमेंट एड जो है आर्टिकल 30 क्लॉज 2, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 जो है बोलता है कि जो आपका गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड उसके कि किस मैनेजमेंट के अंदर है, किस मैनेजमेंट की माइनॉरिटी के अंडर है, वेदर वो रिलीजन के बेस पे वाइल गिविंग एड। आर्टिकल 30 बात करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। जो एडेड इंस्टीट्यूशन है कोई मतलब कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं क्रिएट करा जा रहा। ये कैन बोलने के लिए बोलना है कि माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी वन, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या कंप्लाई नहीं करना चाहते विद द कंडीशन की अकम्पनाई करे आपका एड भी, ठीक है। ये ओपन है टू डिक्लाइन द ग्रांट एंड मूव इन ओन वे, मतलब कि अपने या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ग्रांट को या डिक्लाइन कर सकते हैं इनके हिसाब से। सेडिशन की बात करें, सेक्शन 124A IPC का डिफाइन करता है सेडिशन को कि एक ऑफेंस है जो कमिट करता है कोई भी पर्सन और या अटेम्प्ट करते हैं टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट, एक्साइट करते हैं कोई भी अटेम्प्ट कि वो डिसअफेक्शन ला सकता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ। यहाँ पे वर्ड्स के थ्रू में हो सकता है, साइंस के थ्रू हो सकता है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ या इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years विद फाइन। तो बड़े सारे केसेस हैं जिसमें ये सारी चीज़ें देख सकते हैं हम, जैसे रोमेश थापर केस है 1950 का, केदारनाथ सिंह केस है 1962 का, कन्हैया कुमार का केस है 2017 का, जो रीडिफाइन करता है सेडिशियस एक्ट ओनली अगर उसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, डिस्टर्ब करता है पब्लिक ऑर्डर को, अटेम्प्ट करता है वायलेंटली ओवरथ्रो करता है अगर कोई बंदा या कोई भी पर्सन लॉफुल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करता है या थ्रेट करता है आपका सोसाइटी को या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या पब्लिक को, ठीक है। हेट स्पीच की बात करें तो होम मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट करा एक पैनल को जो सजेस्ट कर रहे हैं बड़े सारे रिफॉर्म्स ऑन ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच का जो IPC में दिया है, पर कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज में ये अटैम्प्ट करा है फॉर द फर्स्ट टाइम, जो डिफाइन करता है कुछ स्पीचेस को। ये पहले यहाँ पे ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने डिफाइन करा है हेट स्पीच को एज अ लैंग्वेज जो डेनिग्रेट करती है, इंसल्ट करती है, थ्रेट करती है, टारगेट करती है कोई भी इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी या कोई भी ट्रेड्स जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, रिलीजन हो गया। यहाँ पे UNSC की बात करते हैं तो उन्होंने रिलीज़ करा था एक स्ट्रैटेजी प्लान ऑफ एक्शन हेट स्पीच पे, और ये सेट आउट करते हैं स्ट्रैटेजिक गाइडेंस यूनाइटेड नेशन सिस्टम में और एड्रेस करते हैं हेट स्पीच को नेशनल और ग्लोबल लेवल पे। लीगल प्रोविजन की बात करते हैं हेट स्पीच में, तो यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करा गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 124A IPC का पेनलाइज करता है सेडिशन को। सेक्शन 153A और सेक्शन 153B IPC का पनिश करता है कोई भी एक्ट जो क्रिएट करता है एनिमिटी, हेट्रेड दो ग्रुप्स के बीच में। सेक्शन 505 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 IPC का पेनलाइज करता है पब्लिकेशन या सर्कुलेशन कोई भी स्टेटमेंट, रूमर या रिपोर्ट जो बेसिकली पब्लिक मिसचिफ कर रही है या एनिमिटी ला रही है, हेट्रेड ला रही है। इसके अलावा 267 रिपोर्ट है लॉ कमीशन की जो डिफाइन करती है हेट स्पीच एज अ इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, जो कि बेसिकली अगेंस्ट है ग्रुप ऑफ पर्सन जो डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। रिकमेंडेशन जो है बड़े सारे कमिटीज़ ने दी है, जैसे विश्वनाथन कमेटी है 2019 की, उनने ये प्रपोज करा है कि हमें इंसर्ट करना चाहिए सेक्शन 153 क्लॉज C क्लॉज B और सेक्शन 505A क्लॉज A, जो बेसिकली बात करता है IPC फॉर इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रेजिडेंस और बड़े सारी चीज़ें। बेस बरू कमेटी 2014 की जो है इन्हें प्रमोट करा था। बेस बरू कमेटी
2014 की जो है उन्होंने प्रपोज करा था अमेंडमेंट सेक्शन 153 सी ऑफ आईपीसी प्रमोट करता है, अटेम्प्ट करता है बेसिकली कोई भी प्री जुडिशियल ह्यूमन डिग्निटी को पनिशेबल है बाय 5 years, फाइन है आपका यहाँ पे। और सेक्शन 509 आईपीसी का वर्ड जेस्चर या कोई भी एक्ट जिसका इंटेंट है कि इंसल्ट करता है मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर रेस पनिशेबल है बाय 3 years और बोथ। सैक्रिलीज की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये लिखा है सेंटर को फॉर असेंट टू स्टेट बिल्स जो प्रपोज करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ 4 रिलीजन। तो इसका मतलब क्या है सैक्रिलीज का, इसको ब्लास्फेमी भी बोलते हैं, मतलब कि ट्रीटिंग अ रिलीजन ऑब्जेक्ट और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व। ठीक है, मतलब कि किसी रिलीजियस संस्था को आप उतना इज्जत नहीं दे रहे जितनी उसकी ज़रूरत जितना होना चाहिए। ठीक है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है जो प्रोटेक्ट करता है जितने भी रिलीजन को है बाय ब्लास्फेमीज लॉ। तो सेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 295 है, 295A है, 96 है, 97 है, 98 है आईपीसी का, जो इन चीज़ों से डील करता है। सेक्शन 295 क्या बोलता है कि ये बेसिकली पनिशमेंट में डील करता है कि कोई भी पर्सन अगर वो डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है कोई भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को जो कि लोग जो फॉलोअर्स उसको मानते हैं सेक्रेड, कोई भी रिलीजन का, जिसमें बड़ी सारी चीज़ें आ सकती है, आइडल्स आ सकते हैं, बुक्स आ सकती है, कुछ भी, तो वो गलत बात है, उसको पनिश करती है। ठीक है, 295A भी पनिशमेंट की बात करती है, कोई मैलिशियसली बाय वर्ड या मतलब बोल के या लिख के या किसी भी तरह से इंसल्ट करता है किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को, तो वो चीज़ गलत है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसी यहाँ पे लिखा है कि सेंटर को कि वो इम्प्रिजनमेंट आए कोई भी डिस्क्रिप्शन क्या। प्रिवेंशन डिटेंशन की बात करें तो बंका सेन्हा सेल्वेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था कि प्रोविजन जो है प्रिवेंशन डिटेंशन का वो इन्वोक नहीं हो सकता और कि एप्रीहेंशन लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स का, बट मोस्ट केसेस में पब्लिक ऑर्डर जो है डायरेक्टली अफेक्ट होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो ये एक्शन है जो डिटेन करता है पर्सन और डिटेन करता है पर्सन को ऑन द ग्राउंड की बस ये आगे कुछ रॉन्गफुल एक्टिविटी कर सकता है या रॉन्गफुल एक्शन कर सकता है। और ये मेंशन है सेक्शन 151 सीआरपीसी में, सीआरपीसी में है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कुछ केसेस में। आर्टिकल कन्फर्म कर इस आर्टिकल में कुछ राइट्स है इंडिविजुअल के जो बेसिकली नॉलेज देता है ग्राउंड फॉर अरेस्ट, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। हाउएवर दीज राइट्स जो है ये गारंटीड नहीं है किसी भी एलियन को या कोई भी पर्सन जो डिटेन है अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये राइट्स जो प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आर्टिकल बेसिकली राइट टू इंडिविजुअल है, कुछ नॉलेज ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू कंसल्ट बाय लीगल प्रैक्टिशनर्स। पर ये राइट एलियन या मतलब कोई भी पर्सन जो डिटेंड है, मतलब बेसिकली जो लोग एलियन है, मतलब जो लोग बाहर हैं, मतलब जो सिटीजन नहीं है बेसिकली कंट्री के, उनको ये अलाउड नहीं है, मतलब। ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट की बात करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है राइट टू प्रोटेस्ट फार्मर्स का, और ये हिंडर नहीं करता ट्रैफिक या पब्लिक मूवमेंट को। राइट टू प्रोटेस्ट क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी जो है राइट टू प्रोटेस्ट है एक फंडामेंटल राइट, अलाउ करता है पर्सनस पीपल्स को कि वो असेंबल कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, एक्सप्रेस कर रहे हैं तेरे उनके व्यूज़ थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट, स्ट्रेंथन करते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी को बाय होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, रेज करते हैं वॉइसेस अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के अंदर ये सब्जेक्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर। राइट टू बी फॉरगॉटन की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड करा राइट टू बी फॉरगॉटन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है कि राइट टू हैव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपकी खुद की जो निजी इन्फॉर्मेशन है
पब्लिक सोर्स से आप हटा सकते हो, ठीक है, जिसमें इंटरनेट भी आता है, सर्च इंजन आता है, डेटाबेस आता है, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ प्राइवेसी के अंडर आता है ये। प्रेजेंटली इंडिया लैक करता है इस मतलब ऐसे स्टैचुटरी प्रोविज़न जो इस चीज़ के रिगार्डिंग हो। बट हाँ, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी पड़ेगी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का जो इंक्लूड करता है इसको, बट वो एक स्पेसिफिक चीज़ें लैक करता है जो इरेज करता है डेटा को, जो कि गिवन है यूरोपियन GDPR आर्टिकल 17 आउटलाइन करता है सर्कमस्टांसेस जो उसके इंडिविजुअल के अंडर आते हैं और एक्सरसाइज करता है राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू बी इरोज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। JNK गवर्नमेंट टीचर टर्मिनेट हुई थी सर्विस से विदाउट होल्डिंग एन इंक्वायरी। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 मैंडेट करता है कि इंक्वायरी बिफोर डिसमिसल या रिमूवल या कोई भी रिडक्शन रैंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्लॉज 3 प्रोवाइड करता है कि कोई भी इंक्वायरी अगर रिक्वायर्ड है तो प्रेसिडेंट जो है या गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि वो इंटरेस्ट है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, वो एक्सपेडेंट नहीं होगा टू होल्ड सच एन इंक्वायरी। लास्ट जो इसका है फॉरेन ट्राइब्यूनल का, असम गवर्नमेंट ने ऑर्डर करा है स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग को कि वो फॉरवर्ड नहीं करे कोई भी केस अगेंस्ट गोरखास टू फॉरेन ट्राइब्यूनल। फॉरेन ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशल बॉडी है जो इस्टेब्लिश होती है फॉरेन ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 के अंडर, जो कि एक ओपिनियन देती है कोई भी पर्सन जो फॉरेनर है या नहीं अकॉर्डेंस विद द फॉरेनर्स एक्ट 1946 का ये पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो प्रोविजन बनाती है रिगार्डिंग फॉरेनर्स किसी भी एंट्री या डिपार्चर का। फॉरेन ट्राइब्यूनल सेटअप हुआ था 1964 का, यूनिक है आसाम को। रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात करें, फॉरेनर्स की बात करें, एप्रीहेंड होते हैं बाय पुलिस फॉर स्टेइंग इलीगल, प्रोसिक्यूट होते हैं लोकल कोर्ट में, लेटर रिपोर्ट होते हैं और इनको डिटेंशन सेंटर में लाया जाता है। फॉरेन ट्राइब्यूनल में दो तरह के केसेस आते हैं, एक तो उनके अगेंस्ट जो रेफरेंस में दिए हैं बाय बॉर्डर पुलिस या कोई नेम्स जो इलेक्टोरल रोल्स पे आते हैं। FT की बात करें फॉरेन ट्राइब्यूनल्स, यहाँ पे मेंबर जो रिटायर्ड हैं जुडिशल ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट या लॉयर जिसमें मिनिमम 7 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड करा था फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 का, जो एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को किसी भी स्टेट में या यूटी में कि वो सेटअप करे ट्राइब्यूनल को, डिसाइड करे कि कोई भी बंदा जो पर्सन अगर वो इलीगल स्टे कर रहा है इंडिया में वो एक फॉरेनर है कि नहीं है। पहले इससे पहले पावर दी थी कि कॉन्स्टिट्यूट करे फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को, जो कि सेंटर के साथ ही थी। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। नेक्स्ट न्यूज़ जल्दी आएगी।